दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है तीन लड़कियों से जो समुंदर के खूबसूरत नजारों के बीच पार्टी करने आई थी। लेकिन तभी इन्हें आसमान में हरे रंग की रोशनी दिखाई देती है और माहौल एकदम बदल जाता है। इनमें से एक लड़की क्लारा जल्दी से बोट को कंट्रोल करने चाहती है और देखती है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब हो गए हैं। और तभी बाहर इसकी दोनों फ्रेंड्स जमीन पर गिर पड़ती है और आसमान से एक बर्फ का टुकड़ा नीचे आता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अर्जेंटीना की एक सिटी पर, जहाँ तीन लोग दिन से बिजली गायब होने के कारण बिजली विभाग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी ट्रैफिक में हुआन नाम का एक शख्स भी था जो अपने दोस्त के घर जाता है और यहाँ पर खुलासा होता है कि एक पावर सब स्टेशन आग के लिपटों में धधक रहा है। खैर, फायर ब्रिगेड सब कुछ संभाल लेती है और हुआन बेफिक्र होकर अपने दोस्त के साथ पोकर खेलने लगता है। खेल के बीच में अचानक से लाइट गुल हो जाती है। जब ये फ्लैश लाइट के लिए मोबाइल उठाते हैं तो ये भी काम नहीं करती और बाहर तेज धमाकों की आवाज माहौल को और खौफनाक बना देती है। इस मकान की मालकिन जब बाहर का नजारा देखती है तो गैराज का वॉचमैन बेहोश पड़ा होता है और आसमान से अजीब से बर्फ के टुकड़े मानो जैसे नीचे गिर रहे होते हैं, जबकि ये समर सीजन था। ये देखकर मकान मालिक को लगता है कि शायद ये फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले एस्बेस्टस के कण है। यही सोचकर कोई बाहर नहीं जाता। सब लोग अपनी फैमिली को खतरे से अलर्ट करने का फैसला करते हैं, पर अफसोस मोबाइल फोन के साथ लैंडलाइन नंबर भी काम नहीं करता। अब ये लोग सेफ्टी के लिए डोर्स विंडोज सब बंद कर देते हैं ताकि जहरीले टुकड़े घर के अंदर ना आए। इस जहरीले माहौल में भी रूसो सबके मना करने के बावजूद सर पर जैकेट पहने बाहर निकल जाता है क्योंकि इसे अपनी फैमिली के पास जाना था। लेकिन घर से कुछ कदम दूर चलते ही ये बर्फ के कांटेक्ट में आकर मारा जाता है। ये दर्दनाक मंजर देखकर सब लोग दहल जाते हैं। धीरे धीरे ये पॉइजनस स्नो पूरे शहर पर कब्जा जमा लेती है। कुछ देर के बाद हुआन और बाकी लोगों को दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। सब लोग जल्दी से जाकर दरवाजा खोलकर एक लड़की को अंदर लेते हैं जो कि एक डिलीवरी गर्ल थी और गैराज के चौकीदार को देखकर यहाँ तक आई थी। हुआन को अपनी फैमिली की बहुत फिक्र सताती है, इसलिए ये कार के जरिए घर पहुँचने की कोशिश करता है। हुआन डिलीवरी गर्ल को देखकर समझ गया कि अगर बर्फ स्किन से ना टकराए तो जान बच सकती है, इसलिए हुआन सर पर पॉलिथीन पहनकर बर्फ से बचते बचते रूम से गाड़ी की चाबी उठा लेता है। पर अफसोस इतनी मेहनत के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि बिजली का गुल होना मोबाइल के काम ना करने का कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी शुरुआत में दिखने वाली ग्रीन लाइट ही है, जिसने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद कर दिया है। ये सब जानने के बाद सब लोग काफी घबरा जाते हैं और इसी बीच इनकी नजर सामने वाले घर पर जल रही लाइट पर जाती है, जहाँ खिड़की के पास एक बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ था जो बर्फ के जहरीले अंदाज से अनजान था। हुआन और इसके दोस्त इसे खतरे से अलर्ट करने की कोशिश करते हैं और इन लोगों की बात समझने के लिए बूढ़ा शख्स खिड़की खोलकर अपनी मौत को दावत दे देता है और चंद सेकंड्स में इसकी बर्फ से मौत हो जाती है। जब इसकी वाइफ इसे चेक करने आई तो इसकी भी जहरीली बर्फ ने जान ले ली। आसमान में सुबह की किरणें फैलना शुरू हो गई थीं। ये देखकर हुआन अब जल्द से जल्द घर जाने का फैसला करता है क्योंकि उसकी बेटी मॉर्निंग वॉक पर जाती थी, इसलिए उसकी जान को खतरा था। हालांकि हुआन के दोस्त इसके बाहर जाने से खुश नहीं थे, लेकिन हुआन की जिद के आगे ये भी झुक गए और इन्होंने हुआन को एक वाटरमार्क सूट और गैस मास्क पहनने को कहा। अपने पूरे शरीर को ढकने के बाद हुआन बैग लेकर बाहर निकल आता है और जहरीली बर्फ इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। हर कदम बढ़ाने के साथ हुआन को एक लाश मिलती है और पूरा शहर कब्रिस्तान बन गया होता है। जितने भी बाहर लोग थे वो सब मौत की आगोश में समा चुके थे। तेज हवा को चीरते हुए हुआन अपनी एक्स वाइफ के घर जाने लगता है क्योंकि इसकी बेटी डिवोर्स के बाद अपनी मॉम के साथ रहती थी। रेलवे ट्रैक से शॉर्टकट रास्ता अपनाने के दौरान हुआन को एक ट्रेन लाशों से घिरी हुई नजर आई और जब हुआन आगे बढ़ा तो इसे ट्रेन के अंदर से कुछ लोग चीखते चिल्लाते मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए। हुआन ने इनके पास जाकर इन्हें इशारों से समझाया कि वो उन्हें नहीं बचा सकता क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन सूट नहीं थे, लेकिन मदद के लिए हुआन इन्हें एक पानी की बोतल देकर यहाँ से चला जाता है और कुछ देर का सफर तय करने के बाद आखिरकार एक्स वाइफ की बिल्डिंग तक पहुँच जाता है। सीढ़ियों पर बर्फ पानी बनकर बह रहा था। हुआन अपना मास्क उतारकर अब एक्स वाइफ के अपार्टमेंट के पास जाता है तो इसे कुछ लोग ग्रुप बनाए प्रेयर करते हुए नजर आते हैं। हुआन सीधा घर के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ इसे कोई नहीं दिखता। इससे पहले कि ये कुछ सोच पाता, इतने में ही एक अनजान शख्स घर में घुस आता है और हुआन के पूछने पर बताता है कि हुआन की वाइफ ने उससे दवाई मंगाई थी। हुआन जब अपने हाथ पर लगी बर्फ को देखता है तो इसके मन में भी मौत का डर बैठ जाता है
और इतने में इसकी वाइफ यहाँ पे आके सबको बाहर निकाल कर रूम को लॉक कर लेती है। एलेना हुआन से कहती है कि क्लारा अपनी दोस्त के साथ पार्टी करने गई थी, लेकिन अब उसकी कोई खैर खबर नहीं है और न ही एलेना क्लारा की दोस्तों के बारे में जानती थी, जिससे क्लारा को ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। हालांकि एलेना की इस बेफिक्री पर हुआन को गुस्सा तो बहुत आता है, पर ये इस मुश्किल वक्त में एलेना को हिम्मत देता है। हुआन क्लारा की दोस्तों के बारे में जानने के लिए स्कूल जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वहाँ पर सबकी इन्फॉर्मेशन दर्ज थी। इसी बीच इनके दरवाजे पर दस्तक होती है और जब हुआन डोर ओपन करता है तो भीड़ काफी जमा होती है, जो असल में हुआन से उस राज के बारे में पूछने आई थी, जिससे हुआन बर्फ से बचकर घर तक आया था। हुआन इन्हें समझाता है कि मैंने सिर्फ गैस मास्क की मदद से बर्फ से प्रोटेक्शन की है। मास्क की बात सुनकर एक गंजा शख्स हुआन से मास्क देने की जिद करता है, क्योंकि इन्हें सुपरमार्केट से मिनरल वाटर लेकर आना था। हुआन को इस वक्त क्लारा को ढूंढने के लिए मास्क की सख्त जरूरत थी, इसलिए ये इन्हें गन पॉइंट पर लेकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी गंजा आदमी हुआन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर हुआन एलेना को लेकर एक फ्लैट में दाखिल होता है और डोर को अलमारी से बंद कर देता है। हुआन एलेना को गैस मास्क और वाटरप्रूफ जैकेट पहनाकर नीचे खड़ी कार की मदद से यहाँ से भेज देता है, ताकि वो क्लारा को ढूंढ सके। एलेना के यहाँ से जाने के बाद गंजा आदमी भी दरवाजे पर आ जाता है और सब लोग के साथ मिलकर अंदर घुस जाता है। ये देखकर हुआन मुंह पर पॉलिथीन और हाथ में दस्ताने पहनकर खिड़की तोड़कर यहाँ से भागने लगता है और अंदर घुस रही बर्फ को देखकर सब लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन पॉलिथीन की वजह से ये सांस नहीं ले पाता और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। और जब आँख खुलती है तो ये दोस्तों और एलेना के साथ गाड़ी में होता है। दरअसल हुआन के जाने के बाद उसके दोस्तों ने डिलीवरी गर्ल की साइकिल ठीक करने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने घर फुल प्रोटेक्शन के साथ जाना चाहती थी। फवाली ने साइकिल रिपेयर के वक्त गौर किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक का असर पुराने जमाने के इक्विपमेंट्स पर नहीं हो रहा है। ये देखकर फवाली दोस्तों को कार में बैठाकर एक फायर स्टेशन ले गया और सबने यहाँ से सेफ्टी सूट पहन लिया और रास्ते में इन्हें एलेना मिली और फिर हुआन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ दिखाई दिया। इस तरह सब लोग फिर से साथ आ गए। ये पूरा ग्रुप ये देखे बिना आगे बढ़ जाता है कि आसमान से आग के गोलों की बौछार हो रही है। इस सबसे अनजान ये लोग वापस फवाली के घर आ जाते हैं। हुआन अब वॉकी टॉकी के थ्रू हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता। लुकास इस खतरनाक जगह से दूर जाने का सजेशन देता है, लेकिन हुआन अपनी बेटी के बिना जाने से मना कर देता है। हुआन और एलेना स्कूल जाने के लिए फवाली से उसकी कार मांगते हैं, पर फवाली आखिरी उम्मीद कहकर उसे देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से हुआन और एलेना पैदल स्कूल का सफर तय करते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद ये लोग स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। हुआन गाड़ी का इंतजाम करने लगता है। इसी बीच हुआन को विजन में अपनी बेटी आग के लिफ्टों से घिरी हुई नजर आती है और जब इसे होश आता है तो एक गाड़ी में होता है। एलेना स्कूल में स्टूडेंट्स की लाशें बिछी देखकर दंग रह जाती है और तभी इसे कॉरिडोर के दरवाजे पर किसी की आहट महसूस होती है। एलेना जब दरवाजे से अंदर झांकती है तो इसके अंदर एक लड़का होता है जो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। हुआन यहाँ पर आकर इस लड़के को बाहर निकाल लाता है, जिसे इसके ही दोस्त ने बंद कर दिया था। ये लड़का जब अपने दोस्तों को लाशों में बदला हुआ देखता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। एलेना इससे क्लारा के बारे में सवाल करती है, पर इसे कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन हाँ, क्लारा के पास बैठी एक लड़की जिसका नाम सारा था, वो उसे पहचान जाता है और इन दोनों के साथ मिलकर सारा के घर जाने लगता है। लेकिन सारा तक पहुंचने के लिए लड़के ने शर्त रखी थी कि हुआन को लड़के को उसके घर छोड़ना होगा। हुआन शर्त कबूल करके सारा के घर पहुंच जाता है। एलेना और हुआन सेफ्टी सूट पहनकर बाहर निकलते हैं। पहले तो ये इज्जत से दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जब कोई नहीं आता तो दोनों जबरन अंदर घुसकर तलाशी लेने लगते हैं और कुछ कदम आगे बढ़ने पर इन्हें पूरी फैमिली बर्फ में जमी हुई नजर आती है। ये नजारा देखकर कार में बैठा लड़का रोने लगता है, क्योंकि ये सारा का कहकर इन्हें अपने घर लाया था। हुआन को लड़के के झूठ पर काफी गुस्सा आता है, पर ये एलेना के समझाने पर शांत हो जाता है। फैमिली को खोने के बाद लड़के की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे तेज बुखार हो जाता है, जिस वजह से एलेना और हुआन उसे मेडिकल स्टोर में ले जाकर दवाई देते हैं और तभी दरवाजे पर एक प्रेग्नेंट वीमन आकर इनसे हेल्प की गुहार लगाने लगती है। हालांकि इसे अंदर लेना रिस्की था, लेकिन एलेना इसकी कंडीशन देखकर इसे अंदर ले लेती है और ये लड़की ने गन पॉइंट पर लेकर दूसरे रास्ते से अपने साथी को भी अंदर बुला लेती है और दोनों लुटेरे हुआन एलेना को रूम में बंद करके सारा सामान, मेडिसिन और कार की चाबी लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से इनके साथ यहाँ आया लड़का बच जाता है और इन्हें रूम से बाहर निकाल लेता है। अब तीनों कार को उन लुटेरों के नाम करने के बाद पैदल ही यहाँ से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और तेज बर्फबारी के बीच आगे बढ़ते रहते हैं। रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के बाद हुआन नोटिस करता है कि जो लाशें पहले यहाँ मौजूद थी वो अब गायब है। सिर्फ पहचान के लिए उनका सामान यहाँ मौजूद था, पर कैसे और कहाँ गई ये लाशें? ये सोचकर हुआन ट्रेन के पास जाता है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर इसकी आंखें खुली रह जाती हैं।
क्योंकि कल तक सर्वाइवर से भरा ट्रेन का डिब्बा आज खाली था। ट्रेन की सीट और लोहे की रॉड्स को बुरी तरह से मोड़ दिया गया था, मानो कोई अद्भुत ताकत ने यह कारनामा किया हो। यह हैरान कर देने वाला नजारा देखकर तीनों फवाली के घर आ जाते हैं और देखते हैं कि फवाली घर को छोड़ने की तैयारी में लगा हुआ है, जबकि कुछ समय पहले इसने मदद की आस में यहाँ रुकने का फैसला किया था। इस चेंजिंग फैसले पर फवाली बताता है कि ब्राजील में वायरलेस सिग्नल से जानकारी मिली है कि वहाँ का हाल भी हमारे शहर जैसा ही है और पूरी दुनिया में यही माहौल है, इसलिए मदद आने का कोई सवाल नहीं उठता। फवाली आइलैंड पर बने अपने घर पर जाने का डिसाइड करता है। बाकी दोस्त भी इसके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं, पर हुआन क्लारा को ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाता। इसके बाद हम हुआन और अलीना को लूटने वाले लुटेरों को पेट्रोल पंप के पास गाड़ी में बैठा देखते हैं। जब लड़का गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए बाहर निकलता है तो उसे अजीब साया नजर आता है और फिर अचानक से इसकी गाड़ी पर हमला होता है और ये खाई में गिर जाती है। अगली सुबह फवाली दोस्तों के साथ द्वीप पर जाने की तैयारी करने लगता है, जबकि हुआन अकेला ही कम्युनिकेशन सेंटर से सारा का एड्रेस लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में इसके पास एक कार आती है और अंदर बैठा होता है फवाली, जो हुआन को कार में लेकर अब उसके साथ क्लारा को ढूंढने का फैसला करता है। रास्ते में फवाली बताता है कि जहरीली बर्फ गिरने की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म होना है, इसलिए पूरी दुनिया खतरे में है। कुछ दूर चलने पर इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि सामने बहुत सी कारों का ढेर लगा हुआ था, मानो कोई इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। इन गाड़ियों के ढेर में एक कार की लाइट जल रही थी। ये दोनों अभी यहाँ से निकलने की सोच ही रहे थे कि इतने में सोल्जर से भरे ट्रक यहाँ आ जाते हैं और इन्हें बताते हैं कि हम सरकार के ऑर्डर पर सर्वाइवर्स को ढूंढकर सुरक्षित कैंप्स तक ले जाने का काम कर रहे हैं। सैनिक इन्हें भी कैंप्स तक ले जाने का वादा करते हैं, पर हुआन को इन पर यकीन नहीं होता और ये इनका मकसद जानने के लिए इनकी कार को फॉलो करने लगता है। सुरंग के अंदर दाखिल होते ही सैनिकों के सामने कई बड़े बड़े कीड़े आ गए, जिन्होंने सैनिकों को अपना निवाला बना लिया। और जब हुआन और फवाली इस जगह पर आए तो इन्हें सैनिकों का नामो निशान तक नहीं मिला। हुआन ने सेफ्टी के लिए जमीन पर पड़ी एक गन को उठाकर अपने पास रख लिया। अब दोनों पैदल आगे बढ़ने लगे, तभी इन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। फवाली और हुआन ने छुप कर देखा कि एक बड़ा सा कीड़ा इंसानी लाश को खींचकर एक होल में घुस रहा है। ये नजारा देखकर दोनों जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं और जल्दबाजी में फवाली डस्टबिन से टकरा जाता है। आवाज सुनकर कीड़ा सुरंग से बाहर निकल आता है, जिसे रोकने के लिए हुआन इस पर फायरिंग करता है और फाइनली जब ये उसके बिना कवच के सर पर शूट करता है तब ये कीड़ा मौत की नींद सो जाता है। लेकिन इसके बाद और भी कीड़े इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इस मुश्किल वक्त में एक शख्स इन्हें हाथ का इशारा देकर बुलाता है और दोनों उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए एक टावर तक पहुंच जाते हैं, पर डोर लॉक होता है। इतने में कीड़े भी इनके पास आ जाते हैं और ऊपर से फेंके आग के गोले के कारण कीड़े इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते और दोनों पिछले रास्ते से अंदर चले जाते हैं, जहां इन्हें कई लोग मिलते हैं। हुआन इनसे इन कीड़ों के बारे में पूछता है, जिस पर एक बुजुर्ग शख्स ऊपर की तरफ इशारा करता है। हुआन आसमान की तरफ कुछ आग के गोलों को देखता है। ये जैसे ही जमीन से टकराते हैं कीड़ों के होल में बदलने लगते हैं। ये एक एलियन हमला था, जिसमें एलियन ही इन कीड़ों के जरिए इंसानों को मार रहे थे। ये सब देखने के बाद हुआन सब लोगों को यहाँ से जल्द भागने को कहता है, क्योंकि कीड़े दीवार पर चढ़कर इन तक पहुँचने वाले थे। सब लोग हुआन के साथ यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एक लंगड़ा आदमी अपने अपाहिज होने की वजह से यहीं रुकने का फैसला करता है और हुआन सबको गवर्नमेंट सेफ कैंप्स के बारे में बताता है और सब लोगों को फ्लाईओवर के पास ले जाता है, जहाँ गाड़ियों का ढेर इनकी सबसे बड़ी रुकावट बन रहा था। इन्हीं में से एक शख्स दीवार को तोड़कर एक सीक्रेट रास्ते की मदद से सबको फ्लाईओवर के दूसरे साइड ले जाने का डिसाइड करता है। दीवार को तोड़ते तोड़ते सुबह हो जाती है और कीड़े शिकार की तलाश में यहाँ आने लगते हैं। लेकिन अब तक सब लोग सुरंग के अंदर जा चुके थे, लेकिन हुआन एक बच्चे और उसकी माँ को बचाने की वजह से बस में फंसा हुआ था। एक कीड़ा बस की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उस लंगड़े आदमी ने टावर पर लगा घंटा बजाकर कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर हुआन सबके साथ यहाँ से निकल जाता है। इधर टावर पर लंगड़ा आदमी कीड़ों को मारने के लिए पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। दूसरी तरफ हुआन एक सही गाड़ी को ढेर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये शोर एक कीड़े को आकर्षित कर यहाँ खींच लेता है। हुआन कीड़ों पर फायरिंग करता है और सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और हुआन के साथ यहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें टावर आग में जलता हुआ दिखाई देता है, यानी वहाँ सब मारे गए थे। कीड़ों से पीछा छुड़ाकर सब लोग सेफली कैंप्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब भी हुआन को अपनी बेटी की फिक्र सता रही थी, इसलिए ये इन लोगों को आगे भेजकर खुद फवाली के घर की तरफ निकल पड़ता है और देखता है कि रास्ते में कुछ लोग कीड़ों को रोकने के लिए पहरेदारी कर रहे हैं। जल्दी से हुआन फवाली के घर में जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी यहाँ सोई हुई है। हुआन एलेना से सवाल करता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ मिली।
एलेना नम आंखों से कहती है कि हमने इसे नहीं बल्कि इसने हमें ढूंढा है। अब फवाली सबको आइलैंड वाले घर ले जाने का फैसला करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोग ज्यादा थे और गाड़ी सिर्फ एक। इतने में एक पड़ोसी यहाँ पर आकर फवाली को अपनी गाड़ी ऑफर करता है और उससे कहता है कि गाड़ी के बदले तुम्हें अपना गैराज हमें देना होगा, जिसे हम बेस की तरह यूज करेंगे। हालांकि फवाली ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस जगह को अनसेफ मानकर ये इसकी शर्त कबूल कर लेता है और सब लोग 2 गाड़ियों में सवार होकर आइलैंड वाले घर की तरफ निकल पड़ते हैं। फवाली ने आइलैंड तक पहुंचने के लिए समुद्र का रास्ता चुना था, लेकिन जब ये बंदरगाह के पास जाते हैं तो पूरा समुद्र बंजर जमीन में तब्दील होता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि इनका आइलैंड हाउस भी सेफ नहीं है, इसलिए अब ये अपनी गाड़ी कैंप्स की तरफ मोड़ते हैं। रास्ते में एक पुलिस अफसर को देखते हैं जिसे शूट करके मारा गया था और ये काम किसी इंसान का ही था। एलेना क्लारा के बदलते बर्ताव को लेकर काफी फिक्रमंद होती है, क्योंकि उसे ये तक याद नहीं था कि वो उन तक कैसे आई। खैर, जब ये सुपरमार्केट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ लोगों का मेला लगा होता है। एक आदमी इन सबको अंदर लेकर जाता है, जहाँ कई सारे लोग थे और यहाँ सरवाइव के लिए ढेर सारा खाना भी था और बाकी सब आज पेट भरकर खाना खाते हैं। हुआन को यहाँ पे पता चलता है कि जेल से भागे हुए कैदी लोगों को मार रहे हैं। ये बात सुनकर हुआन को कुछ अजीब लगता है। इधर हुआन का दोस्त लुकास शराब की तलाश में सुपरमार्केट के एक सुनसान एरिया में पहुंच जाता है। जैसे ये शराब की बोतल उठाता है, उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह हुआन की जब आंख खुलती है तो माहौल काफी भगदड़ वाला होता है। सब लोगों के साथ हुआन भी बाहर निकलकर जब आसमान की तरफ देखता है तो बर्फबारी थम चुकी होती है और सूरज अपनी किरणों को खुशनुमा बना रहा होता है। इस नजारे को देखकर सब लोग खुशियां मना रहे थे। वही फवाली कंपास में देखकर ये दंग था कि दिशाएं पूरी तरह से बदल चुकी हैं, जो कि ये नई मुसीबत का संकेत है। इसी बीच एलेना लुकास के बारे में पूछती है और हुआन उसके दोस्त लुकास को तलाशने के लिए सुपरमार्केट के अंदर जाता है, जहां उन्हें सिर्फ शराब की बोतल दिखती है, जबकि लुकास का कहीं नामो निशान नहीं होता। इसी बीच सुपरमार्केट के सामने एक कार आकर रुकती है और 3 हमलावर गाड़ी से उतरकर सबको शूट करने लगते हैं। शोरगुल की आवाज सुन हुआन भी बाहर निकल आता है और एलेना इसे कहती है कि हमारी बेटी भी बाहर ही थी। ये सुनकर हुआन जल्दी से क्लारा को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर निकलता है और 2 हमलावरों को शूट करके ढेर कर देता है, जबकि तीसरा हमलावर कहीं छुप जाता है। हुआन जब एक हमलावर का चेहरा देखता है तो वो एक लेडी होती है जिसने बच्चों के डिजाइन वाला लॉकेट पहना हुआ होता है। हुआन को समझ नहीं आता कि आखिर एक माँ लोगों को क्यों मार रही है। इतने में सैनिकों से भरा हुआ ट्रक यहाँ पे आ जाता है और एक ट्रक से लुकास बाहर निकलता है। हुआन की फैमिली के साथ यहाँ मौजूद जिंदा सभी लोग इन ट्रक्स में सवार होकर कैंप्स की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में लोग लुकास से उसके गायब होने के बारे में पूछते हैं, जिस पर लुकास कहता है कि कल रात शराब पीने के बाद मैं बेहोश हो गया और सुबह सोल्जर्स ने मुझे जगाकर सुपरमार्केट तक पहुंचाया। ये सुनकर हुआन को अब भी किसी गड़बड़ होने का एहसास होता है। दूसरी तरफ हम तीसरे हमलावर को देखते हैं जो कीड़ों की सुरंग में एंटर करके उनके बीच से गुजरता है और कीड़े से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इधर 3 दिन बाद सब लोग कैंप्स पहुंच जाते हैं और एक आला दर्जे का पुलिस ऑफिसर फवाली को वायरलेस ट्रांसमीटर ठीक करने को कहता है। दरअसल लुकास ने ही इन्हें बताया था कि फवाली इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक कर सकता है, लेकिन ये हालत खराब होने का बहाना बनाकर इस काम को नहीं करता। लुकास हुआन को फवाली की इस हरकत के बारे में बताता है। दरअसल पुलिस अफसर चाहता था कि फवाली शहर के सेंटर में जाकर ट्रांसमीटर सेट करे और वहां बसे सर्वाइवर को कैंप्स तक बुलाए, लेकिन फवाली भी जानता था कि वहां से किसी का भी लौट कर आना नामुमकिन है। इसी बीच सोल्जर और भी जिंदा लोगों को कैंप्स में ले आते हैं, जिनमें फवाली का पड़ोसी भी था जिसको फवाली ने गैराज दिया था। अब सिर्फ यही जिंदा था। रात में हुआन के साथ ही उसे ट्रांसमीटर सेट करने के लिए राजी करते हैं, क्योंकि इस मिशन के जरिए कई मासूमों को कैंप्स तक लाया जा सकता था। हुआन फवाली से ट्रांसमीटर सही कराता है और सुबह एक बड़ा ग्रुप इस मिशन के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में इन्हें कुछ कार्गो प्लेन सिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं, जो इंसानों को बचाने के लिए अब भी कोशिश में जुटे हुए थे। ये ग्रुप जल्द ही एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। कुछ लोग बाहर पहरेदारी देते हैं, जबकि कुछ ट्रेन को हथियारों से जोड़ने का काम करते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद सब लोग ट्रेन में बैठकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर पटरी पर मौजूद गाड़ी इनका रास्ता रोकती हुई नजर आती है। लेकिन ये लोग रुकने वाले नहीं थे, इसलिए सब सेफ्टी सूट कसकर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आई रुकावट को हटाकर तेजी से ट्रेन को आगे ले जाते हैं और सब बेहद खुश होते हैं। लेकिन इनकी इस खुशी पर ब्रेक तब लग जाता है जब शहर में आगे ले जाने वाला रास्ता पूरी तरह से नाकामयाब होता है। इसलिए अब सब लोग आगे का सफर पैदल ही तय करते हैं और रास्ते में इन्हें कार्गो प्लेन चकनाचूर हालत में जमीन पर पड़ा मिलता है। लेकिन इसका ये हाल किसने किया, इन्हें समझ नहीं आता। खैर, अब ये लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं और 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर बिल्डिंग में जाते हैं।
एक ग्रुप ऊपर ट्रांसमीटर सेट करने जाता है जबकि दूसरा पहरा देता है और तीसरा ट्रांसपोर्ट क्रैश व्हीकल की जांच पड़ताल करता है। टीम को प्लेन के अंदर कई सारे बॉम्ब्स मिलते हैं। इतने में टीम को एक बच्चा दिखता है और जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं तो छत पर छुपे हाथों में हथियार लिए लोग इनके सामने आ जाते हैं। इधर फवाली ट्रांसमीटर सेट कर देता है और एक शख्स सब लोगों को कैंप्स में आकर जान बचाने के लिए कहता है। ये आवाज कैंप्स में मौजूद लोग सुनकर खुश हो जाते हैं। फवाली हर 5 मिनट के टाइम पर ब्रॉडकास्ट को सेट कर यहाँ से टीम के साथ निकल ही रहा होता है कि तभी इन्हें दूर स्पोर्ट हॉल नीली रोशनी में चमकता हुआ नजर आता है। हुआन ऑफिसर से वहाँ की चेकिंग के लिए टीम को भेजने को कहता है पर ऑफिसर मना कर देता है क्योंकि वहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। रात में हुआन लुकास सब गेम खेल रहे होते हैं लेकिन लुकास काफी अजीब अजीब बर्ताव करता है, कार्ड्स के बेसिक रूल तक भूल बैठता है और जब दोस्त मजाक बनाते हैं तो ये एक साथी के पेट में चाकू घुसाकर यहाँ से भाग जाता है। हुआन जब इसके पास आता है तो ये बिल्डिंग पर खड़ा होकर ब्लू लाइट को देखता है और कहता है मेरा मिशन कंप्लीट हो गया और बस नीचे कूदकर जान दे देता है। हुआन और इसके साथी नीचे आकर छुपकर देखते हैं कि बहुत सारे लोग इनकी तरफ आ रहे हैं और इनमें से एक शख्स इन्हें देखकर अपने साथियों को इन्हें पकड़ने को कहता है। हुआन इनसे बचते बचाते अपने साथियों के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है और अब 20 में से सिर्फ 5-6 लोग ही बचे थे। हुआन कैंपस में जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट करने के बजाय स्पोर्ट हॉल में चला जाता है जहां नीली लाइट के अट्रैक्शन में बहुत सारे लोग मौजूद थे और इनमें क्लारा भी थी। अचानक से नीली रोशनी से एक अनेकों उंगलियों वाला हाथ निकलकर कुछ इशारा करता है और कुछ लोग इस इशारे को समझकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये देखकर हुआन सब समझ जाता है कि एलियंस इन सब लोगों को कंट्रोल कर रहा है और वो कैंप्स भी एलियन का ही अड्डा है जिसमें लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इसका असर हुआन पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इटर्नल एलिमेंट है जो अलग अलग टाइम में जा सकता है। एलियन सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और सिर्फ हुआन ही बचता है, इसलिए वो समय में पीछे चला जाता है ताकि एलियंस के प्लान को रोक सके, पर वो सब कुछ गवा बैठा और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो गई। अगर आपको ये सीरीज और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।